आदित्य एक हैंडसम सा लड़का था। उसका रंग बिल्कुल अंग्रेजों जैसा गोरा था, इसीलिए ऑफिस की सभी लड़कियां उससे दोस्ती करने के लिए तरसती थी, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालता था। फिर एक दिन ऑफिस की मालकिन ने आदित्य को छुट्टी के वक्त रोक लिया। आदित्य, तुम जानते हो कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। तुम मुझे बहुत मस्त लगते हो, तुम मुझसे शादी कर लो। इस कंपनी में 50% हिस्सा मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। मैडम, मैं इस्तीफा अभी दे दूं या घर जाकर आपको मेल कर दूं? अरे भड़कते क्यों हो आदित्य, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। लेकिन उनकी ये सब बातें उसी कंपनी में काम करने वाली एक सांवली सी एम्प्लॉय राधिका देख रही थी। लोग सिर्फ आदित्य की खूबसूरती को देखकर उससे शादी करना चाहते हैं, कोई इसके अंदर का टैलेंट और उसका दिल देखना ही नहीं चाहता। खैर, आदित्य वहाँ से चला गया। राधिका भी उसे मन ही मन पसंद करती थी, पर उसने कभी आदित्य से कहा नहीं। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन आदित्य जब कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। यहाँ आसपास चारों तरफ जंगल है, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा यहाँ। तभी वहाँ से अपनी स्कूटी से राधिका गुजरी। उसने आदित्य को परेशान देखकर अपनी स्कूटी वहीं रोक दी। क्या हुआ आदित्य, परेशान लग रहे हो? राधिका, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे अर्जेंटली वहाँ पहुँचना है। अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब मैं कैसे जाऊँ? अब मेरी स्कूटी लेकर चले जाओ, मेरा पास में ही घर है, मैं आपकी गाड़ी वहीं लगवा दूंगी अपने घर में। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है। तुम जंगल में रहती हो क्या? अरे वो सब छोड़िए ना, इस समय आपकी माँ की जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मेरे साथ बहस मत कीजिए, जाइए। पहली बार आदित्य से किसी ने गुस्से में बात की थी। खैर, आदित्य उसकी स्कूटी लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद राधिका उसकी मोटरसाइकिल को पैदल ही किसी तरह अपने घर लेकर आई। उसका घर वहाँ से कम 5 किलोमीटर दूरी पर था। अगले दिन राधिका ऑटो से ऑफिस पहुंची, लेकिन आदित्य लेट आया। राधिका, वहाँ आसपास तो तुम्हारा कोई घर था नहीं, मैं ढूंढता रहा। मेरी बाइक कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है? आपकी माँ ठीक है ना? मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ राधिका। अच्छा वो मैं टाइम पर पहुंच गया था, वरना मेरी माँ का तो नंबर ही नहीं आता हॉस्पिटल में। खैर, अब मेरी माँ पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, तो शाम को आप मेरी स्कूटी से मेरे घर चलना और अपनी बाइक ले जाना। शाम को राधिका आदित्य को अपनी स्कूटी पर बिठाकर अपने घर ले गई। सभी ऑफिस की लड़कियां राधिका से जल रही थी। खैर, राधिका जब घर पहुंची तो वहाँ पर आदित्य की बाइक पूरी तरीके से सही खड़ी थी। राधिका, तुमने मुझसे कल झूठ बोला था। तुम्हारा घर वहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है और तुमने मेरी गाड़ी बनवा कर खड़ी कर दी। मैं कितना थैंक यू बोलूं तुम्हें? आप बहस बहुत करते हैं। अपनी गाड़ी लीजिए और जाइए यहाँ से। आदित्य गाड़ी लेकर वहाँ से चला तो आया, लेकिन वो रास्ते भर राधिका के बारे में ही सोचता रहा। पहली बार मुझे कोई ऐसी लड़की मिली है जो सच में मेरी फिक्र कर रही है। न जाने क्यों मेरा खिंचाव उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरी गाड़ी पैदल ही ले गई होगी अपने घर तक, क्योंकि वहाँ आसपास कोई इंसान था ही नहीं। मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी मिल ही गई। आदित्य ने राधिका के बारे में अपने माँ बाप से बात की और कुछ ही महीनों बाद उसने राधिका से शादी कर ली। राधिका को देखकर उसकी ननद पायल, जो आदित्य की तरह ही बहुत गोरी और खूबसूरत थी, उससे चिढ़ने लगी। भैया, आप इतने हैंडसम हो, फिर भी आपने एवरेज लड़की से शादी कर ली। पायल, राधिका एवरेज नहीं है। मुझे जैसी लड़की चाहिए थी राधिका बिल्कुल वैसी ही है। राधिका को पायल की बात का बुरा तो लगा, लेकिन जब आदित्य ने उसके बारे में ऐसा बोल दिया तो उसे बहुत खुशी हुई। सुहागरात की अगली सुबह राधिका ने सबके लिए चाय नाश्ता बना। राधिका, अब तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने जैसे 10 और परिवारों को भी पाल सकता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। आदित्य ने बिल्कुल सही लड़की पसंद की है। आजकल की लड़कियों से राधिका सबसे अलग है। खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और दिल की भी बहुत अच्छी है। कितनी भी अच्छी हो, पर मुझसे तो अच्छी नहीं है ना। देखना, मेरी शादी तो किसी राजकुमार से ही होगी। पायल, मैं कल से देख रही हूँ तू राधिका से जल रही है। जब तुझे पता है कि राधिका एक एवरेज लड़की है और तू उससे ज्यादा खूबसूरत है, फिर उससे जलने की क्या जरूरत है? मैं भला क्यों जलने लगी? मेरा नाश्ता हो गया, मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने। ठीक है माँ। राधिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आदित्य ऑफिस चला गया। पायल छोटे छोटे कपड़े पहनकर और 2 किलो मेकअप लगाकर बाहर घूमने निकल गई। दोपहर के वक्त राधिका अपनी सास के पैर दबा रही थी। बहू, तू एक मॉडर्न लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, इतनी अच्छी कंपनी में काम भी करती थी, इसके बावजूद तेरे अंदर पुराने सारे संस्कार मौजूद हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आदित्य जैसे लड़के को तूने कैसे पसंद कर लिया। माँ जी, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आदित्य जैसे हैंडसम लड़के ने मुझे कैसे पसंद कर लिया। आपको पता है, ऑफिस की सभी लड़कियां, यहाँ तक कि कंपनी की मालकिन तक ने आदित्य को प्रपोज किया, पर आदित्य ने उन सबको मना करके मुझे चुना है। इसीलिए मैं खुद को खुश नसीब मानती हूँ। और सिर्फ आदित्य ही नहीं, आप जैसी सास भी आजकल कहाँ मिलती है जो अपनी बहू को इतना प्यार करती हो। खैर, शाम को पायल अपनी सहेलियों के साथ घर वापस आ गई। राधिका भी वहीं थी।
दोस्तों, ये है मेरी काली कलूटी भाभी। इनको अपनी बदसूरती पर इतना घमंड है जितना हम लोगों को अपनी खूबसूरती पर नहीं है। भाभी, यहाँ खड़ी रहकर अपनी बेइज्जती क्यों सुन रही हो? मेरी सहेलियां आई हैं, उनके लिए जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आप लोग बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे और पायल हर वक्त राधिका का मजाक उड़ाया करती थी। कुछ महीनों बाद बहुत ही हैंडसम सा लड़का पायल को देखने आया अपने माता पिता के साथ। मेरा बेटा तो हीरा है हीरा, लड़कियां तो इससे शादी करने के लिए पागल हैं। आंटी माफ कीजिएगा, इतना भी हैंडसम नहीं है आपका लड़का, इससे खूबसूरत तो मेरे पैर की जूती है, जरा देखिए। पायल ने अपने पैर लड़के और उसकी माँ के मुंह के सामने रख दिए। पायल, ये क्या बदतमीजी है? माँ भी और बेइज्जती करवानी है क्या? चलिए यहाँ से, मुझे नहीं करनी इस घमंडी लड़की से शादी। इस तरह जितने भी लड़के पायल को देखने आते थे, पायल उनकी बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से भगा देती थी। फिर कुछ सालों बाद एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का रोल्स रॉयस कार में उसे देखने आया। उसके आसपास ढेर सारे बॉडीगार्ड, यहाँ तक कि मिलिट्री वाले भी थे। पायल उसे देखती ही रह गई। हेलो मिस्टर आदित्य, मेरी माँ ने कहा कि उन्होंने मेरे लिए लड़की देखी है, तो मैं आपकी बहन को देखने आया हूँ। तभी वहाँ पर राधिका और उसकी सास भी आ गए। पायल, तुम्हें इनसे कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अरे नहीं, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मुझे हमेशा से ऐसा ही लड़का चाहिए था जिसके आसपास ढेर सारे बॉडीगार्ड्स हो। ऊपर वाले का शुक्र है, कम से कम पायल को कोई तो पसंद आया। बड़ी धूमधाम से पायल और राजेश की शादी हो गई, सुहागरात वाले दिन। पायल, आज हमारी सुहागरात है, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ और कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। राजेश बाथरूम के अंदर गया और जब वो वापस आया तब वो लड़का नहीं बल्कि एक काले रंग का बूढ़ा इंसान था। कौन हो तुम? राजेश, राजेश कहाँ हो तुम? तुम्हारे साथ ये बुढ़ा क्या कर रहा था? कैसी बातें कर रही हो तुम पायल? मैं ही राजेश हूँ, मेरी आवाज भी भूल गई क्या? इसका मतलब तुम एक बुढ़े इंसान हो? मेरे साथ धोखा किया है तुमने? मैंने कौन सा धोखा किया तुम्हारे साथ? मुझे तो पूरी दुनिया जानती है। मैं ओबरॉय इंडस्ट्री का मालिक हूँ और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेकअप करके ही निकलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले फोटोग्राफ लेने लगते हैं। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने भैया के पास। अगले दिन पायल अपने मायके पहुँच गई। वहाँ पहुंचकर पायल ने सारी बात अपने माँ और भाई को बताई। पायल, उन्होंने तुम्हारे से कोई धोखा नहीं किया। हम सबको तो पहले ही पता था कि उनकी उम्र क्या है, और मुझे लगा कि तुम्हें भी पता ही होगा, क्योंकि उन्हें तो सारी दुनिया जानती है। और मैंने तुमसे कहा भी था कि जो पूछना है पूछ लो इनसे, लेकिन तुमने बिना पूछे यहाँ कर दी। तभी वहाँ पर राजेश एक बार फिर से आ गया। मिल गया तुम्हें सबूत? अगर तुम मुझे तलाक देना चाहती हो तो उसके बदले तुम्हें मुझे 500 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब इतनी बड़ी रकम तो आदित्य दे नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में पायल को उस बुढ़े के साथ जाना ही पड़ा। एक रोज जब वो मार्केट में शॉपिंग कर रही थी तब। क्यों मिस पायल, पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जिसकी माँ को तुमने उस दिन अपने पैरों की जूती दिखाई थी। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी खूबसूरती का। राजेश जी को शादी करनी थी, मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया था आपसे शादी करने के लिए। अब बताओ अपनी पूरी जिंदगी उस काले बुढ़े के साथ। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। ओफो, व्हाट इज दिस? ये मेथी का पराठा? मुझे सैंडविच खाने का मन है, मुझे नहीं खाना ये मेथी का पराठा। आप दोनों कामचोर भाभीियों से एक ननद की फरमाइश भी पूरी नहीं होती। अगर एक ननद की जगह 3-4 ननद होती तो आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं सारा दिन। जाओ, अब मेरी बेटी के लिए सैंडविच बना कर ले आओ। दोनों भाभियां अपनी ननद के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं और उसे खाने के बाद नव्या अपनी भाभियों से कहती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो अब तुम दोनों मेरा मेकअप कर देना। बड़ी भाभी आप मेरा हेयर स्टाइल बनाना और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। अभी मैं नहा कर आती हूँ। कुछ देर बाद नव्या तैयार होने लगती है तो दोनों भाभियां उसका मेकअप करती हैं। तभी छोटी भाभी नैना कहती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ियां रखी हैं, आप उन्हें पहन लीजिए। यू गंवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों के साथ चूड़ियां नहीं पहनी जाती? जी दीदी। फिर तैयार होकर नव्या ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बड़ी भाभी सोनम पोछा लगा रही होती है तो नव्या जानबूझकर मूंगफली के छिलके वहां गिरा देती है। दीदी मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था और आपने। हाँ तो सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठहरो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। नव्या अपनी बड़ी भाभी सोनम का हाथ मरोड़ देती है। दीदी दीदी बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ये बहुएं तो मेरी बेटी को परेशान ही करती रहती हैं। अरे एक बार और फर्श को घिस लेती तो तेरा क्या जाता। लेकिन नव्या बेटी तू परेशान मत हो, तुझे बहुत जल्द इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। ये देख लड़के की फोटो। नैतिक की फोटो देखते ही पहली ही नजर में वो नव्या को पसंद आ जाता है। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी नैतिक से हो जाती है।
शादी के बाद नव्या अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी एक ननद रश्मि होती है, जो कि नव्या से भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। और जो सब नव्या अपने मायके में अपनी भाभीयों के साथ करती थी, वही अब उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा। ऐसे ही एक दिन नव्या की ननद रश्मि उससे कहती है, ओफो भाभी, ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ, अब जल्दी जाओ या हाथ पांव टूट गए। लेकिन दीदी, मैंने इतनी मेहनत से सैंडविच बनाई है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, उसे नहीं खानी तेरी ये बेकार सी सैंडविच। नव्या उसके लिए पास्ता बना कर लाती है। कुछ देर बाद रश्मि का कॉफी पीने का मन होता है, तो वो उसे कॉफी बनाने को कहती है। लेकिन जब रश्मि वो कॉफी पीती है, तो उस कप को रश्मि जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफी बनाई है आपने, अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? चलो जाओ और अब मेरी सैंडल लेकर और मुझे पहनाओ, और हाँ, उससे पहले यहाँ पोछा लगा दो। इसके बाद नव्या वो सब काम करती है, लेकिन उसके साथ ही उसे मायके में अपनी भाभीयों के साथ अपना किया हुआ बर्ताव भी याद आ रहा था। अब वो घर का सारा काम अकेले ही करती, साथ ही अपनी ननद के सारे नखरे भी सहती। अब उसे अपने मायके की बहुत याद आने लगी। एक रोज, अरे तुम दोनों आओ आओ, वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें आए हुए, और हमें हमारी प्यारी ननद जी की बहुत याद भी आ रही थी। अपनी भाभीयों की बात सुनकर नव्या उनके गले लग जाती है और उनसे रोते हुए माफी मांगती है। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा किया था। आप पर क्या गुजरी होगी वो मुझे अब समझ आ रहा है, जब मेरे साथ वो सब हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है दीदी। हाँ, अब तो हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर और खुशी खुशी रहें। उन सबकी बातें सुनकर रश्मि और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी नव्या से माफी मांगती है। इसके बाद नव्या अपनी भाभीयों के साथ कुछ दिन के लिए मायके आ जाती है, जहाँ वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। स्टोरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और भी मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बचपन टाइम।